सर ने बताया, बहुत अच्छी बात है, अपने आप को इतना ध्यान रखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। तो जो डायबिटिक नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए भी और जो डायबिटीज़ से अपना निजात पाना चाहते हैं, उनके लिए भी, यानी एक शुगर लेवल नेचुरली मेंटेन होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले अपनी लाइफ़स्टाइल में 3 काम करिए आप। एक ट्रायो है, 3 काम करिए। पहला काम है कि आप उठने के 1 घंटे के अंदर अच्छा ब्रेकफ़ास्ट करिए। चाय, बिस्किट, ब्रेड को ब्रेकफ़ास्ट में ऐड मत करिए, ये ब्रेकफ़ास्ट नहीं होता है, ये तो बहुत ही बेकार होता है। तो प्रॉपर तरीके से एक अच्छा फाइबर फूड जिसमें फ्रूट भी हो, जिसमें सीरियल भी हो, दलिया वगैरह भी हो, जिसमें आपका पराठा हो सकता है, आपका रोटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक अच्छा ब्रेकफ़ास्ट करिए, कलरफुल ब्रेकफ़ास्ट। कलरफुल मतलब अगर सब्ज़ी बनी है तो कलर नज़र आना चाहिए, ये नहीं कि तल भून के उसको एक ही रंग बना दिया। तो कलरफुल, आपका सब्ज़ी कोई ऐसी सब्ज़ी हो जिसमें गाजर हो, शिमला मिर्च हो और भी चीज़ें हों, ग्रीन्स हों, सलाद हो और फ्रूट वगैरह रखे हों टेबल पे। एक अच्छा ब्रेकफ़ास्ट करिए। लंच और ब्रेकफ़ास्ट के बीच में एक रिफ्रेशमेंट लीजिए एक छोटा-सा। वो रिफ्रेशमेंट ब्लैक कॉफ़ी का भी हो सकता है, वो रिफ्रेशमेंट पोमीग्रेनेट जेली का भी हो सकता है। मैं आप कोई फ्रूट भी खा सकते हो। उसके बाद जो खास करके डायबिटिक हैं और जो जिनकी उम्र 2.5 एज में बढ़ती उम्र के साथ डायबिटिक नहीं होना चाहते हो। आप चाहते हो कि आफ्टर 50s भी आप अच्छे लगो, है ना? जैसे मेरे रिटायरमेंट के जितने वेटेरन साथी हैं, सब बोलते हैं, "ये किशन जी, आपका एज भी 56 हो चुका है, लगभग 3-4 महीने बाकी है, 55 आपने कंप्लीट कर लिया था। और क्या वजह है कि आप जब फौज में थे उससे भी ज़्यादा फिट आपका स्किन टेक्सचर हो, चाहे बाल हो या चेहरा हो।" तो ये रूटीन और दूसरा कमाल एटॉमी के प्रोडक्ट। पहला रूटीन, लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास 7 या 8 बज गए, आप खाने को स्किप कर दीजिए। खाने की जगह फ्रूट खाइए, सो जाइए। अब भोजन आपके हक में नहीं है, खास करके डाइसी एज वाले लोग। तो लेट नाइट फूड ना खाइए, सुबह अपने पेट को खाली मत छोड़िए, भोजन को 5 बार में खाइए, 3 मील होने चाहिए और 2 रिफ्रेशमेंट होने चाहिए। और जो खा रहे हैं, आप एक बार सोचिए, क्या वो खाने योग्य है? तो जो चीट फूड वगैरह आप करते हो, सोशल ह्यूमन बीइंग है, कभी पार्टी जाना, शादी जाना, करिए। तो जिस दिन आप चीट फूड ले रहे हो, जिस दिन आपने ऐसा खाया, अगले दिन कंप्लीट फ्रूट खा लीजिए। तो ये अगर लाइफ़स्टाइल अपनाते हो, आपको अगर नॉर्मली डायबिटिक हो, तो सर वो कुमार सर इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लेट नाइट फूड मत खाया करिए, उसको स्किप कर दीजिए। सुबह ब्रेकफ़ास्ट अच्छा करिए, नींद पूरी तरह लीजिए। जब नींद अगर ले रहे हो तो टीवी का सहारा मत लीजिए नींद के लिए। और तो इस तरह से अपना थोड़ा-सा रूटीन चेंज करेंगे, तो आपको वो चीज़ भी छूट जाएगी। आपको खुद से महसूस होने लगेगा कि मुझे मेटफॉर्मिन बंद करना चाहिए। मेटफॉर्मिन बंद करने का सिम्पटम्स भी आपको मैं बता देता हूँ। डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है कि कभी-कभी हल्के से क्लाइमेट फ्लक्चुएशन की वजह से स्वेटिंग होना या खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा-सा फटीग महसूस होना। ये जिस दिन बंद हो जाए, जिस दिन आपको शाम को रात में नींद आराम से आने लगे, तो आप मेटफॉर्मिन छोड़ सकते हैं। लेकिन मेटफॉर्मिन अगर छोड़ रहे हैं तो एक चीज़ प्रॉपर ध्यान रखिएगा, नाश्ता समय से करिए बस और खाने को 5 समय में डिवाइड कर लीजिए अपने। 3 मील 3 मील यानी पूरा खाना, 3 पूरे खाने और 2 रिफ्रेशमेंट। तो ब्रेकफ़ास्ट 1 रिफ्रेशमेंट, लंच 1 रिफ्रेशमेंट और रात का खाना अगर आपने खाना है, तो वो 7 बजे से पहले होना चाहिए, जिससे सुबह उठने से और खाना खाने के बीच में आपको पूरे 12 घंटे का समय मिल जाए, आपके खाने को ठीक से डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, 4th स्टेज कैंसर। इस तरह का सवाल जिसके पास भी आता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्लिनिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, आप इसको देखिएगा अगर समझ पाएँ, तो ये मैम को भी बता दूँगा। ये हम स्त्री-पुरुष के रूप में 2 लोग होते हैं और हम एक सेल्स को जोड़ते हैं, जब जिससे बच्चा जब लेडी बच्चा कंसीव होती है, तो हमारा शरीर पूरी तरीके से सेल की फैक्ट्री है, सेल बनाने की फैक्ट्री है। भई पहले तो एक कोशिका के रूप में ही थे ना,
एक माता की कोशिका, एक पिता की कोशिका आई, मिली, फिर एक कोशिका बनी और फिर उससे हमारा आगे का, तो बीच का हिस्सा मैं खा जाता हूँ, ये उतना लंबा बताना नहीं। तो हमारे शरीर में जब सेल्स बनते हैं तो अच्छे बुरे दोनों सेल्स बनते हैं। तो जैसे 4 सेल बने तो 3 सेल अच्छे सेल होंगे और बाकी का 1 सेल ऐसा होगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मोनोसाइट टाइप के सेल। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है? गलत चीज़ को रोकना, तो मोनोसाइट्स को खा लेता है। उसकी प्रोटीन को हज़म कर जाता है, माइक्रो प्रोटीन को। तो क्या होता है, आपने कोविड में सुना होगा वैक्सीन कैसे बनती है? एक डेड वायरस का स्ट्रेन लेकर उसकी उसको प्रोटीन के साथ वैक्सीन बनाई जाती है। तो वो एजुकेशन हमारे शरीर में इंजेक्ट की जाती है। सिमिलर डब्ल्यूबीसी क्या करता है? आपके मोनोसाइट्स के कलर को डिटेक्ट करके, उनके नेचर को डिटेक्ट करके एक सेना की जवान की तरह, जैसे यहाँ लगाई जाती है ना वो रिबन, गैलेंटियर अवार्ड्स के रिबन मेडल्स के, इस तरह वैसे ही वो अपने सरफेस पे जो सेल का वॉल कंस्ट्रक्शन होता है, लिपिड प्रोफाइल, वहां पर वो लगा लेता है सिम्टम्स के रूप में। तो जो रिजर्व फोर्स होती है टी सेल, बोन मैरो वाली, वो रिजर्व फोर्स होती है, उसको म्यूटेशन का चांस मिल जाता है। वो डब्ल्यूबीसी के से अट्रैक्ट होता है उन पिगमेंट्स को देख के, और वो सारी एजुकेशन लेके लड़ने के लिए चल देती है रिजर्व सेना। तो ये संख्या सही से नहीं होती है तो हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। तो जब डब्ल्यूबीसी सेल, हीमोहिम आप लेते हो तो आपका डब्ल्यूबीसी सेल डेंड्रिटिक डब्ल्यूबीसी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। डीसी सेल, जिसको मेडिकल साइंस में DC4 DC8 सेल बोलते हैं। ठीक है, उस चीज पर मत जाइए, फिर वो बहुत बताने के लिए। तो डेंड्रिक सेल की क्षमता क्या होती है? नॉर्मल सेल 21 दिन जीता है और 21 दिन के अंदर वो 500 से 600 सेल बनाता है अपने जैसे, म्यूटेशन करता है। तो इस तरीके से वो एक नॉर्मल रेंज है। तो हमारे शरीर में तो लाखों करोड़ों सेल होते हैं, तो 21 दिन में बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं। तो जो डेंड्रिक सेल बन जाता है, डब्ल्यूबीसी सेल, जो हीमोइम के कारण, वो एक सेल 5000 सेल बनाने की, अपने जैसे तंदुरुस्त डेंड्रिक सेल बनाने की क्षमता रखता है। सिमिलर, तो कीमो के बाद 6 महीने के बाद बुलाते हैं। तो 6 महीने के बाद किस लिए बुलाते हैं? देखें दोबारा सेल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो फिर कीमो देते हैं, क्योंकि इसका मतलब बन रहे हैं कैंसर के सेल। तो यदि आप हीमोहिम दे रहे हो तो वो आपको 1 या 2 ही कीमो में आपका काम हो जाएगा और रिकवर करके आप नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे। इसलिए ज्यादातर लोग 4-4 5-5 कीमो होते हैं, और फिर मैं वो मेडिकल साइंस के खिलाफ और ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, और लास्ट में वो पेशेंट भी चला जाता है और पैसा भी चला जाता है। तो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनोथेरेपी। आप यहाँ पर किस लिए आओ? पैसिव इनकम के लिए। तो हमारी इम्यूनिटी भी पैसिवली काम करती है, 2 तरीके से काम करती है, एक टैलरिंग इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। तो यही काम करने के लिए डब्ल्यूबीसी को आपके अंदर से निकाल के बायोकेमिस्ट्री में उसको डेवलप किया जाता है, कल्चर किया जाता है, और उसको डेंड्रिक सेल में कन्वर्ट करके वापस से इंजेक्शन लगाया जाता है आपको, और उसको बोलते हैं डेंड्रिक सेल इंडक्शन। तो उसका जो खर्चा है, जितना कीमो का नहीं उसका उतना है, 3 से 5 लाख रुपए का इंजेक्शन लगता है। वही काम हीमोहिम 4 महीने में कर देता है। तो आपके 12,500 को गुणा कर दो 4 से, तो आपको 50,000 रुपए के अंदर आपके सेल डेंड्रिक सेल हो जाते हैं और आप एक मृत्यु के मुंह से वापस आ जाते हो। तो हीमोहिम कैंसर के मामले में कंप्लीमेंट्री काम करता है विद ट्रीटमेंट। सो कोई ऐसा मत सोचे कि मैं सिर्फ 4th स्टेज हो गया, 3rd स्टेज हो गया, अब मैं सिर्फ हीमोहिम से बच जाऊंगा, ये गलत है, ऐसा नहीं है। कीमो एक बार लेना ही पड़ेगा, उस उसके साथ हीमोहिम लेंगे तो आपको, आप जल्दी रिकवर हो जाओगे। अब आते हैं 1st या 2nd स्टेज, वो पता नहीं चलती, तो उसको पता करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। जरूरी नहीं ऐसा हो। 21 दिन का एक प्रोसेस होता है, 21 डेज का, 3 सप्ताह का। 3 सप्ताह में आपको किसी तरह का इन्फ्लेमेटरी, गले से ऊपर फ्लू वाला कोई बीमारी, खांसी जुकाम, जो 3 सप्ताह लगातार ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से दवाई लेने के बाद
एक डॉक्टर को दिखाने के बाद 3 सप्ताह तक अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है, प्लीज अपने डॉक्टर से बोलिए सर मुझे फर्दर मेरे टेस्ट जो करिए, पूरा बॉडी का, जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए, रेफर करिए यदि ठीक नहीं हो रहा है तो। अगर गले से नीचे आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी 21 दिन 3 सप्ताह आपका आईबीएस प्रॉब्लम है, आपका पेट लगातार गड़बड़ रहता है, आप प्रॉपर तरीके से ले रहे हो, तो आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए। इसी तरीके से कमर से नीचे वाले हिस्से में अगर आपको स्ट्रेस फटीग हो रहा है तो आपको टेस्ट कराने चाहिए। तो आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डिटेक्ट किए जा सकते हो। और यदि आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, छोटे-मोटे हैं, और आप एटॉमी का प्रोडक्ट न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिए, तो इस बात की पूरी संभावना है कि 21 दिन के अंदर यदि आपको रिजल्ट आ जाए, तो आप एटॉमी का प्रोडक्ट यूज करिए और एटॉमी को भी मुस्कुराते हुए करिए। किसी भी प्रोडक्ट के रिजल्ट को प्रॉपर तरीके से लीजिए, आपको 21 दिन के अंदर उसका पहला सिम्टम्स आएगा, फिजिकल एंड्योरेंस आपकी चेंज हो जाएगी, शारीरिक शक्ति, ऊर्जा आपकी आपको महसूस हो जाएगी, आपको नींद प्रॉपर आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन कुछ है या सिर दर्द के रूप में या थकावट के रूप में कुछ है उसमें फर्क पड़ेगा, या स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो उसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब आपका न्यूट्रिशन काम कर रहा है, तो आप वहीं से रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको बंद नहीं हो रहा है, तो फिर सर मैं आपको सही सलाह देता हूँ, गलत सलाह नहीं दूँगा, कि 21 दिन के बाद अगर आपको नहीं लग रहा है कि मेरी रिकवरी हो रही है, तो आप फिर डॉक्टर के पास जाइए। उसके बाद अगला सवाल था इस स्पाइरुलिना को लेकर नहीं कि सर, कोविड कोविड को लेकर, वो सॉरी। देखिए कोविड एक ये बायोलॉजी में 10th और 9th 10th में लिखा हुआ कोरोना फैमिली का वायरस है। फर्क इतना है, कोरोना फैमिली का वायरस डीएनए वायरस होता है, लेकिन इसको म्यूटेंट करा के साइंटिस्टों ने आरएनए वायरस में कन्वर्ट किया, इसी वजह से ये रेप्लिकेट हुआ। ये जितने भी इन्फ्लुएंजा ए एंड बी कैटेगरी के वायरस होते हैं, इनका पहला सिम्टम होता है कि ये पैरासाइट के थ्रू या वायरस के थ्रू आते हैं, तो ये आपके बॉडी के सेलुलर सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, मलेरिया के मच्छर ने नहीं काटा लेकिन आपने इलाज गलत हुआ, क्लिनिकल मलेरिया बोलते हैं, वो हो गया, फाइलेरिया हुआ, या फिर ये कोविड हुआ। तो ये जितने भी इस फैमिली की बीमारियां हैं, ये सारे आपके बोन मैरो पे असर डालती हैं। आपको हड्डियों को डिकेइंग हो जाता है इसमें, क्योंकि जब ऐसी बीमारियां होती हैं तो बॉडी को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारा मिनरल्स लगते हैं, तो उतना न्यूट्रिशन डाइट आपको नहीं होता है, तो फिर वो बोन से डिकेइंग, बोन से निकालना शुरू करता है, क्योंकि उसे तो जिंदा रहना है। इस वजह से बोन्स और जॉइंट्स वीक हो जाते हैं और इस वजह से ये दिक्कत आती है। उसी में एक प्रॉब्लम होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो ऐसी बहुत सारी माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिम्टम्स देखने को मिला। तो सर मुझे भी कोविड हुआ था, मुझे भी ऐसा देखने को मिल सकता था। तो इसके कुछ-कुछ लक्षण सभी लोगों को आते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट, एक हॉक बनाया गया था आइवरमेक्टिन का, वो एक प्राइमरी पॉइज़न मेडिसिन है, जो कि जब किसी चीज़ से आपके शरीर के कीड़े खत्म ना हो रहे हों, तो आपको जैसे अल्बेंडाजोल देते हैं उसी तरह लास्ट स्टेज में आइवरमेक्टिन दिया जाता है। तो आइवरमेक्टिन एक वायरल ड्रग नहीं है, लेकिन उसको दिया गया मैनेजमेंट के लिए, बाद में पता चला वो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो ऐसे कई ड्रग आपको चले हैं, अलग-अलग लोगों को। उसी में से एक डोलो करके मेडिसिन है, उसका एक बहुत बड़ा वो है, तो इन चीज़ों पे नहीं जाएँगे। तो ये साइड इफ़ेक्ट सर कुल मिला के जो आए हैं, ये निकलते-निकलते समय लगेगा। दूसरा जो वैक्सीन हमको लगी है, उसके भी कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। तो इसका एक ही इलाज है कि इसके लिए आप न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स और 3-4 महीने हीमोहिम खा लीजिए। उसके बाद आप हीमोहिम 1 दिन छोड़ के 1 दिन खाएँ।
डेली में स्पाइरुलिना ले लें, यानी आपका माइक्रो न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, वो आपको एक अच्छी वैल्यूएबल न्यूट्रिशन मिलता रहे बॉडी को, और वो एक धीरे-धीरे लंबे समय में आपको इरेडिकेट कर देगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को। तो सर ये तो चीज़ें हैं, ये आएँगी, और ये इसलिए भी ज़रूरी है। कोविड या आने वाले कुछ स्पेशल फ्यूचर डिजीज़ के लिए आपको एक सुरक्षा चक्र बनाना चाहिए, जैसे ब्रश, पेस्ट, बॉडी क्लींजर, फैब्रिक डिटर्जेंट, डिश डिटर्जेंट, हैंड सोप, और उसके साथ आपका न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स और स्पाइरुलिना या हीमोहिम, इस तरह का एक पैकेज बनाइए और उसको उसका एक कोर्स अपने पूरे परिवार को कराइए, जबकि आपको भी उसके बेनिफिट मिले हों। तो ये बहुत शानदार इसके वो हैं, रिजल्ट्स हैं। अब आते हैं कि कितना लेना चाहिए, तो ये मैं बता देता हूँ सर, कि नॉर्मल सभी को स्पाइरुलिना, ओमेगा, हीमोहिम कुछ भी बिलियंस और बिलियंस के टर्नओवर वाली कंपनी है, और उसके पास आप खुद ही बताते हैं 3 से 4 हज़ार स्कॉलर्स और साइंटिस्ट हैं। बड़ी-बड़ी लैब्स हैं, कोरिया कैंसर हॉस्पिटल है सब्जेक्ट ट्रायल के लिए, कायरी जैसा संस्थान है, कॉलमर की अपनी आर-एन-डी है। तो सर हम और आप कहाँ लगते हैं? तो वो सारी रिसर्च के बाद उन्होंने आपके प्रोडक्ट पे कंप्लीट एजुकेशन डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वहाँ पे बताया कि एक डाइट कौन-सा प्रोडक्ट कितना खाना है, लगाने वाला है तो कैसे इस्तेमाल करना है, धोने वाला है तो कैसे इस्तेमाल करना है। तो उतना ही रिकमेंडेड डोज़ में या रिकमेंडेड प्रोसीजर में इस्तेमाल करिए। अब आते हैं कि सर ने पूछा कि दौड़ने वाले बच्चों को, सर वो एक गलत प्रोसेस है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम हमारा जो एक लालच होता है ना, हायर एक्सपेक्टेशन किसी के बारे में, वो एक नई चीज़ को जन्म देता है जिसको बोलते हैं इरिटेटिंग इम्यूनिटी, इरिटेटेड इम्यूनिटी। यानी आपका इम्यून सिस्टम जो है, साइटोकाइन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप नेचुरल खाने पे रखिए, प्रैक्टिस एक एथलीट या स्टूडेंट या किसी भी व्यक्ति को प्रैक्टिस उसको सुपीरियरिटी की तरफ ले जाती है, अभ्यास ही महान बनाता है। तो न्यूट्रिशन के रूप में स्पाइरुलिना आप उसको एक सुबह एक शाम दीजिए। ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो आप 3 स्पाइरुलिना ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। इससे ज़्यादा एक साथ 3, एक साथ 4, एक साथ 2 ये ना दीजिए, ऐसा नहीं होगा। वो एक आपका एनर्जेटिक थ्रॉटल लाएगा, बट वो आगे चल के नुकसान करेगा, आपके नेचुरल मेटाबॉलिज्म सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा वो। तो ऐसा ना करें, नेचुरल है, सेफ है, इसका मतलब ये नहीं सर कि उसको अगर हम अत्यधिक घी भी पी लेंगे तो नुकसान करेगा, अत्यधिक शहद खा लेंगे तो नुकसान करेगा। तो इसी तरीके से ये भी नुकसान करेगा, यानी हमारे नेचुरल प्रोसेस को वो रोक देगा। क्योंकि पर प्लेट जो न्यूट्रिशन, इसका भी एक साइंस है कि एक व्यक्ति को उसके वजन, सेक्स, जेंडर, हाइट, वेट के हिसाब से और क्लाइमेट के हिसाब से कितना प्रतिशत साइट्रस फ्रूट और कितना प्रतिशत नॉन साइट्रस फ्रूट, कितना कैफीन, कितना ग्लूटीन, कितना प्रोटीन और कितना उसको वेजिटेरियन मिल्क डाइट लेना चाहिए, वो एक लंबा प्रोसेस है। कभी उसके ऊपर भी आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन जो रिकमेंडेड डोज है, मैं कहता हूं कि उसी को आप प्रेफर करें, वो बेहतर रहेगा। जी। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा है, और चैट में लॉट ऑफ अप्रिसिएशन इज देयर फॉर आपके लिए, और इतनी क्लियर जानकारी हमें मिलना एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत ही ब्लेसिंग है हमारे लिए। सो लीडर्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए। सो मैं बुलाना चाहूंगी त्रिपाठी जी को उनके स्पेशल वर्ड्स के लिए, आज के सेशन के लिए। वो मैम मैं अपना माइक बंद करने वाला हूँ, उससे पहले बोलना चाहता हूँ, जी सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत नाज है अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स पर, इमीडिएट स्पॉन्सर्स पर, जो मुझे इस बिजनेस में लाए हैं। मैं थैंक यू करता हूँ एक इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मैं इसको एटॉमी को बोलता हूँ एन पाथ ऑफ हैप्पीनेस। और इसमें सबसे बड़ा जो एक रोल अदा किया है, इसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए,
क्योंकि मैं जब आपके साथ बात करता हूँ और इस ट्रेनिंग में आता हूँ तो मेरा अपना भी रिवाइवल होता है, मैं भी अपने आप को रिन्यू करता हूँ। तो थैंक यू, ग्रेट अपलाइन जेके शर्मा साहब, जो आपने इस स्पीकिंग ट्री प्लेटफॉर्म पर मुझे लाए, और थैंक यू गीता मैम एंड ऑल, जो आप सभी से, त्रिपाठी साहब, बिष्ट साहब और प्रतिभा मैम और सभी लोगों से जो मुझे सीखने को मिल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और सारे एटोमियंस को एक प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू मैम। Thank you, sir. We all are getting benefits from each other. This is actually teamwork. जरूरी नहीं है कि टीम जो हमारी अपनी इमीडिएट टीम है वही टीम वर्क है। टीम वर्क जहां एक दूसरे के नॉलेज और उसके फोर्टे यानी कि जिस चीज में उनकी महारत है उसका एक गुड कॉम्बिनेशन बन जाए और उस गुड कॉम्बिनेशन से हम एक कम्युनिटी की सर्विस में चले जाएं और हर उस एटमियन का एंथू बना रहे कि मैं वाई इसलिए आया आई और मेरे को नॉलेज मिलती चली गई और मैं अपने ड्रीम गोल को अचीव कर पाया। ये एक छोटा सा हमारा मुहिम है और आगे भी हम और बहुत बेहतरीन सेशन लाते रहेंगे।